ब्रजभूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कि 6 ऋतु का आगमन होता है। भगवान सूर्य की कृपा से यहाँ पर बसंत भी है, ग्रीष्म भी है, पावस भी है 2 महीने, तो 2 महीने शरद भी है, हिम ऋतु है। तो ऋतु अनुकूल जिस तरह से हम भोग, राग और श्रृंगार बदलते हैं प्रभु का, इसी तरह से बैठक भी बदली जाती है प्रभु की। मौसम सर्द होगा तो वहाँ पर हम कुछ मोटी चीज़ के ऊपर बैठेंगे, मौसम गर्म होगा तो हम किसी पतली चीज़ के ऊपर बैठेंगे। ध्यान रखना चाहिए हर किसी भक्त को कि प्रभु को कैसी बैठक में बैठाया जाए, क्योंकि हम लोग भी इसी तरह से अपने बैठने को व्यवस्थित रखते हैं जिस तरह का मौसम होगा। आधे फूस तक इसी तरह से बैठक में विराजमान करके प्रभु को उन शीतल हवाओं से बचाया जाता है। जब खिचड़ी उत्सव शुरू होगा आधे फूस से, पौष के महीने से, तो प्रभु बड़े ही सुंदर खिचड़ी के बंगले में विराजमान होते हैं। बोलने चालने में थोड़ा सा अंदर आ जाता है कि ठाकुर जी आज बंगले में विराजमान है विवाह उत्सव में, पर वो बंगला नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है जिससे कि प्रभु की सेवा में पूर्णता आ सके। प्रभु के भोग, राग, श्रृंगार, सेवा विचार में हमको सबसे ज़्यादा ध्यान भोग, राग, श्रृंगार पर तो करना ही है, पर उसके साथ में प्रभु की बैठक के ऊपर भी करना है कि प्रभु विराजे कहाँ पर है। ब्रजभूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कि 6 ऋतु का आगमन होता है। भगवान सूर्य की कृपा से यहाँ पर बसंत भी है, ग्रीष्म भी है, पावस भी है 2 महीने, तो 2 महीने शरद भी है, हिम ऋतु है जिसको हम ठंड कहते हैं, तो ठंड के बाद में शिशिर ऋतु भी है। तो हर 2 महीने में यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसी प्रक्रिया में प्रभु की विराजने की बैठक वे भी बदलती है। शरद पूर्णिमा, ओस पड़नी शुरू हो जाती है, तो सर्वप्रथम शरद में जब प्रभु विराजमान होते हैं तो वो किसी ढके हुए चौडंडी में विराजमान होते हैं। चांदी की चौडंडी जिसके ऊपर सुंदर छत, पिछवाई लगी रहेगी, बगली लगी रहेगी, इसमें प्रभु हमेशा विराजमान होते हैं। इसके पश्चात दीपावली आएगी। शरद ऋतु में थोड़ी सी शीतलता और बढ़ जाती है, तो प्रभु को हटरी में विराजमान किया गया। हटरी एक चांदी नुमा कमरा जो कि चारों तरफ से बंद है। श्री जी की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है जब वे हटरी में विराजमान होते हैं। ऐसे ही जब कार्तिक मास का अंत होगा और सुंदर अगहन का महीना शुरू होगा जिसको हम मार्गशीर्ष मास कहते हैं, तो प्रभु के भोग, राग, श्रृंगार में तो परिवर्तन आता ही है छींट छट से। इसके अलावा प्रभु की बैठक भी बदलती है। जहाँ पर हटरी उतर जाती है, हटरी के बाद में प्रभु पुनः एक चौडंडी में विराजमान होते हैं, चांदी की चौडंडी में। हवाएं तेज हो जाती हैं, शीतल हवाएं यहाँ पर ब्रज में, तो चारों तरफ से प्रभु को एक सुंदर कपड़े में ढका जाता है जो कि ज़्यादातर गाढ़े रंग का होता है। गाढ़ा रंग थोड़ा उष्णता की निशानी है कि उस गाढ़े रंग को देख के ही, जैसे कि कत्थई रंग है, डार्क हरा रंग है जिसको हम बॉटल ग्रीन कहते हैं, ये कुछ ऐसे रंग हैं पुराने जिसमें अगर प्रभु की बैठक बनाई जाती है तो अपने आप ही उन रंगों को देख के ही ऐसा लगता है कि गर्मी का एहसास होगा। तो अभी मार्गशीर्ष के मास में प्रभु को एक ऐसी ही बैठक में विराजमान किया जाता है। मार्गशीर्ष के बाद में फूस का महीना आएगा। आधे फूस तक इसी तरह से बैठक में विराजमान करके प्रभु को उन शीतल हवाओं से बचाया जाता है। प्रभु रजाई भी ओढ़ते हैं। फिर इसके बाद जब खिचड़ी उत्सव शुरू होगा आधे फूस से, पौष के महीने से, तो प्रभु बड़े ही सुंदर खिचड़ी के बंगले में विराजमान होते हैं। वे खिचड़ी का बंगला जरदोजी के काम का होता है, सुंदर उस पर कढ़ाई होती है और गाढ़े रंग के वस्त्र पर वह सुंदर जरी के तारों से उस पर सुंदरता बिखेरी जाती है। मोटे कपड़े का वो होने के कारण उसमें किसी भी तरह से कोई भी सर्द हवा का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे ही 1 महीने तक हमारे श्री जी उस सुंदर खिचड़ी के बंगले में विराजमान होते हैं। खिचड़ी का समापन मार्गशीर्ष
माघ के महीने में होगा। माघ का महीना की दोज पर हो जाएगा। 3 दिन बाद में ही बसंत पंचमी शुरू होगी। अभी देखिए ये सारे के सारे जो शरद ऋतु से ठाकुर जी की बैठक चल रही थी, इसमें ओस तो पड़ती ही है, तो प्रभु के रास में किसी भी तरह का विघ्न नहीं हो, इसलिए वितान रूपी ऊपर से छत पिछवाई लगाई जाती है। बसंत ऋतु में भी अभी ओस पड़ेगी, तो इसीलिए ठाकुर जी को बड़े सुंदर बसंती बंगले में विराजमान किया जाता है। वह बसंती बंगला बड़ा ही सुंदर रहता है, बसंती रंग का रहेगा। जैसे ही बसंत ऋतु में होली की शुरुआत होगी, प्रभु को पुनः फुलेरा दूध से सुंदर सफेद छत पिछवाई की चौदंडी में विराजमान करा जाता है। प्रभु जब होली खेलने के लिए बाहर आते हैं, वहाँ पर भी प्रभु को सफेद रंग की छत पिछवाई के मध्य में विराजमान किया जाता है। होली के पश्चात ओस पड़ना कम हो जाती है, तो चैत्र के महीने में प्रभु की बैठक खुली जाती है। चैत्र के महीने में जब खुली रहेगी, तरह तरह के जो है उत्सव शुरू होंगे। ऐसे ही जब ग्रीष्म ऋतु बसंत के बाद में शुरू होती है अक्षय तृतीया से, तो प्रभु हमारे सुंदर फूल के बंगलों में विराजमान होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में फूल के बंगलों में विराजमान होंगे, जिसमें आपका बैसाख का महीना, बैसाख के बाद में जेठ और आषाढ़, आषाढ़ के बाद में तो गर्मी का मौसम रहता ही है और उमस भी बढ़ जाती है, तो प्रभु वहाँ पर झूलों में विराजमान होते हैं। करीब 12-13 दिन श्री जी हमारे झूले में विराजमान होकर उन सुंदर सीरी सीरी हवाओं का आनंद उठाते हैं जो वर्षा ऋतु में चलती है। यही क्रम पूरे वर्ष भर ध्यान रखना चाहिए हर किसी भक्त को कि प्रभु को कैसी बैठक में बैठाया जाए, क्योंकि हम लोग भी इसी तरह से अपने बैठने को व्यवस्थित रखते हैं। जिस तरह का मौसम होगा, मौसम सर्द होगा तो वहाँ पर हम कुछ मोटी चीज़ के ऊपर बैठेंगे, मौसम गर्म होगा तो हम किसी पतली चीज़ के ऊपर बैठेंगे। तो ऋतु अनुकूल जिस तरह से हम भोग, राग और श्रृंगार बदलते हैं प्रभु का, इसी तरह से बैठक भी बदली जाती है प्रभु की। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, जिससे कि प्रभु की सेवा में पूर्णता आ सके। रंगों का चुनाव भी बहुत ध्यान से किया जाता है ऋतु अनुकूल, कि ग्रीष्म ऋतु में प्रभु की बैठक में हमेशा और हमेशा जो उज्ज्वल रंग होते हैं, लाइट कलर्स जिसको हम कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे मौसम का परिवर्तन होता है, सर्दियाँ आएंगी, तो वहाँ पर प्रभु की बैठक में गाढ़े रंगों का प्रयोग होता है। ऐसी ही बैठक श्री जी के विवाह उत्सव में भी बनाई जाती हैं। उनको बैठक की जगह पर कहा जाता है, जैसे फेरे लिए जाते हैं तो वो मंडप में लिए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है मंडप। बोलने चालने में थोड़ा सा अंदर आ जाता है कि ठाकुर जी आज बंगले में विराजमान है विवाह उत्सव में, पर वो बंगला नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं मंडप। तो हर किसी को इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो सेवा में बड़ा अच्छा क्रम बनता है। जय श्री राधे।